खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। कहते हैं खूबसूरत चेहरे पर अगर खूबसूरत इस्माइल हो तो वो चेहरे में चार चांद लगाती है और चेहरा भुलाया भी नहीं जा सकता। और ये तभी संभव हो सकता है जब आपकी इस्माइल खूबसूरत हो। और ये इस्माइल खूबसूरत तभी बनेगी, ये मुस्कुराहट की, जब दांत आपके स्वस्थ होंगे, चमकीले होंगे, साफ होंगे। और इन्हीं दांतों से जुड़ी कई सारी समस्याएं, कई सारे भ्रम हम लोगों के बीच अक्सर बने रहते हैं। और इन्हीं से एक जवाब हम लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस मौजूद हैं डॉक्टर विपल जोशी जी, जो कि दंत चिकित्सक हैं और स्माइल क्लिनिक के डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले शुरुआत इसी बात से लेके करेंगे कि आज लोगों में भ्रम बना रहता है कि जो चेहरे की खूबसूरती है और उसमें जो चार चांद लगती हैं वो दांतों की वजह से लगते हैं। वो दांत अगर साफ़ नहीं हुए तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं कि मेरे दांत साफ़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी स्माइल खूबसूरत होने के बावजूद भी वो संकोच करते हुए मुस्कुराहट दिखाती है। तो ऐसे में दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? दो चीज़ें करनी है सिंपली। एक तो दांतों को साफ रखना है, खुद से जो सब रखते हैं, ब्रशिंग करना है 2 बार, सही पेस्ट यूज़ करना है, सही ब्रश यूज़ करना है। एक चीज़ होती है फ्लॉस, अगर यूज़ कर सके तो फ्लॉसिंग करनी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें नहीं करनी है, जैसे कि सिगरेट बीड़ी का सेवन नहीं करना, तंबाकू नहीं खाना। जो चीज़ें दांतों को, मसूड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं, हम सबको पता है, वो नहीं करना है। बिल्कुल, दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं, मसूड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं ये चीज़ें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेहस माना जाता है, मसूड़े जो दांतों को खूबसूरती प्रदान करते हैं, उनकी खूबसूरती के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए? घर पे हम सिर्फ अच्छे से ब्रश करें, 2 टाइम ब्रश करें। हमारे यहाँ जनरली देखा गया है कि लोग एक बार सुबह तो ब्रश कर लेते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले ब्रश करने में थोड़ा आलस दिखाते हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण है दांत, जिनसे कारण लोगों के गंदे होते हैं, प्लस उसमें बीमारियाँ भी होती हैं। दांतों की मेजॉरिटी जो बीमारियां हैं वो सिर्फ इस कारण से होती है कि ब्रशिंग नहीं की जाती ठीक से। अगर प्रॉपरली सुबह और शाम ब्रश किया जाए, फ्लॉसिंग कर लें तो बहुत अच्छा, ना भी करें तो सिर्फ ब्रश भी अगर 2 टाइम करें, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ फिर से रात को सोने से पहले, तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन और अगर जी, कुछ हो चुका है थोड़ा बहुत भी स्टार्टिंग में, जितना जल्दी उसको ठीक करा लें उतना बेहतर। बिल्कुल। और ब्रश को लेकर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी भ्रांति बनी रहती है लोगों के मन में कि ब्रश तो हमने मार्केट से ख़रीद लिया, लेकिन उसको जो करने का तरीका है वो हम लोगों को नहीं आता। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा दांतों को भी भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। ब्रशिंग, कोई सा भी ब्रश आप यूज़ कर रहे हो, इसमें आपको ध्यान ही रखना चाहिए ब्रश लेने से पहले कि उसके ब्रिसल्स सॉफ्ट हो, जी। वो मसूड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। उसको थोड़ा गर्म पानी में या नॉर्मल पानी में सॉफ्ट कर ले और फर्दर, और फिर वर्टिकल स्क्रबिंग करनी है। जनरली सब हॉरिजॉन्टल स्क्रब करते हैं, बिल्कुल। मतलब ऐसे नहीं मूवमेंट होना चाहिए, वर्टिकल, ऊपर से नीचे मूवमेंट होना चाहिए और नीचे के दांतों में नीचे से ऊपर। जी। वर्टिकल स्क्रबिंग करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। अल्टीमेटली आपको दांतों को, सारे सर्फेसिस को क्लीन करना है। जी। ब्रश सिर्फ एक एजेंट है जो उसको, गंदगी को उससे ब्रशिंग से निकालता है, जी। स्क्रबिंग करता है बस। जी, बिल्कुल। जिस तरह से आपने कहा कि सामने के दांतों को जो वर्टिकली ब्रश करना चाहिए, लेकिन जो साइड के जो पीछे भी, दांत हैं, पीछे तो भी, उनको किस तरह का ब्रश पीछे का अप्लाई सब करना सारे चाहिए? दांतों को, सभी सर्फेसिस को, आगे के, पीछे के, अंदर की तरफ के, ऊपर के सभी सर्फेसिस को क्लीन करना है, एक एक करके। सभी में वर्टिकल स्क्रबिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल किसी में भी नहीं करना है, ना पीछे ना आगे। जी। तो हॉरिजॉन्टल अगर यूज़ करते हैं उसको किसी तरह के नुकसान है क्या? हॉरिजॉन्टल में दांत घिसने लगते हैं साइड से, जी। और फिर उसमें सेंसिटिविटी होती है, डिके होता है, काफ़ी प्रॉब्लम से। तो इसका सबसे इफेक्ट, अच्छा तरीका है वर्टिकल स्क्रबिंग। जी, अगर हॉरिजॉन्टल अगर कोई कर रहा है तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट गम पर भी पड़ता है? बिल्कुल गम्स से पड़ता है, गम्स थोड़े से ऊपर शिफ्ट होने लगते हैं। क्या होता है, दांत के बीच में जो स्पेस होता है, इंडेंटल स्पेस, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्क्रब करेंगे तो वहाँ क्लीनिंग नहीं होगी। सिर्फ दांत का जो ऊपर का सरफेस है उस पर क्लीनिंग होगी, जो दांत के बीच का सरफेस है उसमें क्लीनिंग नहीं होगी। उसको क्लीन करने के लिए आपको वर्टिकल ही करना है। अगर वहाँ खाना फंसा रह गया तो वहाँ पे डिके 100% होगा। बिल्कुल। खाना फंसा रह गया या कुछ मीठा खाया तो कहीं ना कहीं कैविटी के चांसेस भी बढ़ते दिखाई देते हैं। खास करके बच्चों को लेकर अगर बात की जाए तो कैविटी उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मीठे के शौकीन रहते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, इस तरह के जो है प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या कुछ जो है उपाय अपनाए जाने चाहिए, क्योंकि ये सारी सबके चीज़ें लिए बच्चे छोड़ नहीं सबके लिए सकते? सबके लिए एक ही उपाय है। जी। प्रिवेंटिव केयर में सिर्फ एक उपाय है, प्रॉपर ब्रशिंग, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। आप बच्चों को रोक नहीं सकते चॉकलेट खाने से। बिल्कुल। आप कम कर सकते हो, आप चॉकलेट में चूज़ कर सकते हो कि कम स्टिकी चॉकलेट हो, बट द बेस्ट प्रिवेंशन वुड बी ब्रशिंग। आप चॉकलेट खिलाइए, इस शर्त पे कि चॉकलेट खाने के बाद ब्रश करना पड़ेगा। जी। आप बिल्कुल। कितना ही खिलाओ, वो वहाँ पे अगर लगी रहेगी चॉकलेट तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अदरवाइज दांतों में चॉकलेट डायरेक्टली कुछ असर नहीं करती,
हाँ, दाँत के बाद डॉक्टर लगा के छोड़ देंगे रात भर के लिए तो 100% में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जी, बिल्कुल कैविटी अगर बढ़ेगी तो कहीं न कहीं दाँतों को नुकसान हो रहा है, तो उसका खामियाज़ा ग गम को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मसूड़े स्वस्थ नहीं होंगे तो दाँत कहीं न कहीं इसका असर दाँतों पर भी देखने को मिलेगा। तो ये तो रही मीठा खाने के बाद कैविटी की बात, लेकिन दंत से जुड़ी कई सारी बीमारियाँ भी आम लोगों में देखने को मिलती है। जिस तरह से आपने शुरुआत में भी ज़िक्र किया, तम्बाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तो इसका किस तरह से असर देखने को मिलता है? आप एक सिगरेट स्मोक करते हैं, एक बीड़ी पीते हैं, उसमें करीब 70 प्रकार के कैंसर वाले क्रीज होते हैं। करीब 70 टू 80 कार्सिनोजेंस होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। कैंसर आपको पता है जानलेवा है। व्हाट एल्स यू वांट, मतलब आप जान करके जहर ले रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। थोड़ा भी नहीं लेना चाहिए कि मैं दिन में सिर्फ एक बार पाउच लेता हूँ या कभी इस खाना खाने के बाद लेता हूँ। सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। अब किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी तंबाकू का सेवन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो रही तंबाकू और कैविटी से बचाव को लेकर बात। लेकिन कहीं न कहीं कहा जाता है कि दाँतों को स्वस्थ रखने के लिए एक भूमिका ये भी होती है, जो आप चीज़ खा रहे हैं, चाहे वो खाना हो, हार्ड हो या सॉफ्ट चीज़ हो, तो उसको चबाने का एक प्रॉपर तरीका भी होता है। तो उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? दांत बनाए ही इसलिए गए कि आप खाना चबा सकें। आपने ब्यूटिफिकेशन की, दिखने की, दिखाने की बात करी कि सुंदरता बढ़ती है, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी इज़ टू च्यू फूड। आप खाना खाने के लिए दांत बनाए ऊपर वाले ने, तो कम से कम आपको जो भी आप खा रहे हैं उसको चबा करके फिर इंटेक करेंगे तो डाइजेशन बेटर रहेगा। दांत है ही चबाने के लिए, वो खाना हार्ड हो या सॉफ्ट हो। सॉफ्ट खाना इजीली डिग्रेड हो जाता है तो तुरंत निगल लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना ही सॉफ्ट हो उसको पहले च्यू करना चाहिए, थोड़ा टाइम मिलना चाहिए सलाइवा के साथ मिक्स करने के लिए, उसके बाद फिर उसको सॉलो करना है। बिल्कुल, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का इस्तेमाल कहीं न कहीं एक छोटी-सी बीमारी ज़रूर बनता है, लेकिन कहीं न कहीं बड़ा घाव दे सकता है, जो कि कैंसर का सबब भी बन सकता है। लेकिन जिस तरह कहा जाए कि गम अगर अस्वस्थ होंगे या दाँत में हल्की-सी भी कैविटी हुई, तो बहुत से लोग जो है इसको इग्नोर करते हैं, माइनर सी बात मानते हैं। लेकिन क्या लगता है कि अगर ये कैविटी भी धीरे-धीरे बढ़कर अगर एक बड़ा रोग बन जाए, तो ये भी कहीं न कहीं कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं, कैविटी के कारण जो इन्फेक्शन होता है उससे कैंसर बहुत बहुत ही रेयर है, ऐसा जनरली नहीं होता। लेकिन हाँ, काफ़ी दूसरी बीमारियां होती हैं, जैसे हड्डी में इन्फेक्शन हो जाता है। दाढ़ अपने जबड़े के अंदर है, जबड़े की हड्डी में इन्फेक्शन हो जाता है, ऑस्टियोमाइलिटिस बोलते हैं उसको। तो एक छोटी सी कैविटी होती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। दांतों में जो कैविटीज़ होती हैं वो 2 दिन, हफ्ता भर, महीने भर के अंदर एकदम से रिजल्ट नहीं दिखता कि दर्द होने लगा। शुरुआत होती है, सालों लगते हैं उसको, दांत की कैविटी अंदर रूट्स तक पहुंचने में, फिर रूट्स से बोन तक पहुंचने में। तो ये जो सालों का प्रोसेस है, आप इग्नोर करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ती ही जाएगी। खुद से कोई भी कैविटी हील नहीं होती, किसी दवाई से वो कैविटी हील नहीं होती। कैविटी को उसको हमें क्लीन करके फिल ही करना पड़ता है, एंड इट टेक्स ईयर्स कि वहाँ दर्द स्टार्ट हो। और दर्द स्टार्ट हुआ मतलब वो दांत से इन्फेक्शन कहीं और पहुंच चुका है, तब दर्द होता है। जी, बिल्कुल, कैविटी की फिलिंग की बात मैं इस पर आगे बात ज़रूर जारी रखूँगा, लेकिन एक बात और ये जानना चाहूँगा कि आपने दंत चिकित्सक बनने का रास्ता ही क्यों चुना? कौन-सी ऐसी बात सामने आई जिससे आपके इम्प्रेस हुए कि नहीं, मुझे दंत चिकित्सक ही बनना है, डेंटिस्ट ही बनना है? इट वाज अराउंड 93-94 की बात है। भोपाल में ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे, इन द सेंस डेंटिस्ट तो थे, लेकिन डेंटिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन होता है, बीडीएस के बाद एमडीएस होता है। जैसे मैं एंडो में हूँ, एंडोडोंटिस्ट हूँ, मैं रूट कैनाल का स्पेशलिस्ट हूँ। ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे, तो बाहर से डॉक्टर्स आते थे भोपाल में, जबलपुर से और इंदौर से ओरल सर्जन्स आते थे, ऑर्थोडोंटिस्ट आते थे। तो स्पेशलिस्ट बहुत कम थे या नहीं थे भोपाल में 90s में, जब मैं पढ़ रहा था मेडिकल के लिए। तो पीएमटी दिया था, एमबीबीएस मिल रहा था, लेकिन मैंने एमबीबीएस छोड़ करके डेंटिस्ट्री ऑप्ट करी, यही सोचिए कि मुझे आगे चल के फिर स्पेशलाइजेशन करना है। और उस समय तक ना यहाँ पे कोई प्राइवेट कॉलेजेस थे, भोपाल में कोई स्पेशलिस्ट भी नहीं थे, तो उस डायरेक्शन में उस कारण चले। बिल्कुल, रूट कैनल स्पेशलिस्ट हैं आप, तो आप तो रूट कैनल से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं उन पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्योंकि हमारे दर्शक भी ये देख रहे हैं, ताकि इन बीमारियों से वो भी बचा जा सके। अगर खुदा ना खास्ता रूट कैनल से जुड़ी कोई बीमारी हो भी जाती है, तो उनसे बचाव किस तरह किया जा सकता है? रूट कैनाल एक ट्रीटमेंट मोडेलिटी है जिसमें जो भी इन्फेक्शन, दांत में जो कैविटी होती है, वो अगर रूट्स तक पहुंच जाता है, दांत की जड़ों तक अगर पहुंच जाता है, उसका जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो ये एक इलाज है। बीमारियां कई प्रकार की हो सकती है जिनका ये इलाज है, ठीक है। पस हो सकता है, ठीक है, एब्सेस हो जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग रहती है दांत के अंदर, पल्प के अंदर, दांत के नीचे बोन में स्वेलिंग है, सिस्ट्स हैं, तो काफ़ी सारे बीमारियां हैं जिसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक इलाज है। ओके,
तो रूट कैनल को लेकर भी कहीं न कहीं भ्रांतियाँ बनी रहती हैं लोगों के मन में कि आखिर इसके ज़रिए अगर इलाज कराया जाए तो वाक़ई इसका लाभ होगा या नहीं होगा। तो ऐसे लोगों में जब भ्रम पैदा होता है तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं? देखिए, हर बीमारी का इलाज रूट कैनाल नहीं है। जी। आजकल एक ये बात आ गई है कि साहब दाँत बचाना है मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि एग्ज़ैक्टली बीमारी क्या है, दाँत की एनाटॉमी कैसी है, रूट कैनाल करके ये दाँत बचाया जा सकता है या ये बीमारी का इलाज किया जा सकता है या नहीं। सबसे पहला काम तो यही होता है, क्या इस केस में ये इलाज पॉसिबल है? अगर है, तो फिर उसका वो इलाज करते हैं, अगर नहीं है, तो फिर दाँत निकाल दिया जाता है या फर्दर दूसरे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि बस रूट कैनाल मतलब रूट कैनाल कर दीजिए आप हमारा, वो पॉसिबल हो ना हो, तो वो हर केस में पॉसिबल नहीं होता। स्पेशलिस्ट का काम ये नहीं होता कि हर केस में वो रूट कैनाल कर दे, उसका इलाज कर दे। हमें ये भी देखना पड़ता है कि कहाँ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और आपने जिस तरह से बताया कि दंत चिकित्सक बनने के पीछे जो आपका मेन मकसद रहा, क्योंकि दंत चिकित्सक थे तो भोपाल में, लेकिन उस लेवल के नहीं थे, स्पेशलिस्ट नहीं थे, लेकिन आपने इस जो है क्षेत्रों को चुना। तो ऐसे में परिवार की सहयोग करने की बात को लेकर बात की जाए, या फिर किस तरह का सपोर्ट जो है परिवार की तरफ से मिला, और जब शादी हुई आपकी तो वाइफ ने किस तरह से सपोर्ट किया? सभी का सपोर्ट शुरू से था। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप एमबीबीएस छोड़ रहे हो तो क्यों छोड़ रहे हो, मेरा खुद का डिसीजन था। मतलब आज अगर मैं अपने बेटे को देखूं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत डोमिनेटिंग हूं और मेरे हिसाब से उसको चलना पड़ता है। अगर वो बोले कि साहब मैं ये चीज़ छोड़कर मैं ये ऑप्ट करूँ कि डेंटिस्ट्री उस समय वॉज इन्फीरियर टू मेडिसिन, आज भी है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लोग अपने शौक़ और अपनी इच्छा से चलते हैं। तो एमबीबीएस छोड़ करके बीडीएस करना थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी शुरुआत में टू स्टार्ट हो, जब मैंने डिसाइड किया था 12th क्लास में, लेकिन सबने माना, बाद में सबने सपोर्ट किया, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थोड़ा समझाना पड़ा कि क्यों कर रहा हूँ ऐसा, थोड़ा दिखाना पड़ा, हो गया। तो आज कभी इस बात को लेकर फील नहीं होता एमबीबीएस छोड़ के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बिल्कुल तो नहीं, फैमिली की तरफ ज़रा से सा कभी कोई बात किसी को सामने नहीं, आई क्या? किसी को नहीं। तो सर, आपने बातों के दौरान एक बात और ये कही कि रूट कैनाल हर बीमारी का इलाज नहीं है, तो कहीं ना कहीं नौबत ये ज़रूर आती है कि दांत निकालना पड़ता है। बिल्कुल, तो किस तरह की बीमारियां होती हैं जब दांत निकालने की नौबत सामने आती है? वो जज करना पड़ता है हमको केस टू केस। बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं जहाँ पर हम रूट कैनाल नहीं कर सकते। कुछ स्पेशल प्रकार के एनीमियाज़ होते हैं, जो खून में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, सिकल सेल एनीमिया जैसे कि। फिर कुछ कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जहाँ पे कोई भी सर्जरीज अलाउड नहीं होती। कुछ एनाटमी दांत की ऐसी होती है जहाँ रूट कैनाल पॉसिबल नहीं होता। तो वो केस टू केस डिफ़र करता है, जहाँ रूट कैनाल नहीं कर सकता, या हम बता सकते हैं ऐसे कोई जनरल डेफिनेशन नहीं है कि इस इंसान का रूट कैनाल या इस बीमारी में रूट कैनाल नहीं होगा। जी। बिल्कुल, और दांतों की सड़न कैविटी को लेकर बात करें या रूट कैनाल को लेकर बात करें, कई सारे ट्रीटमेंट हैं, और जब आपने इस क्षेत्र में कदम रखा तो उस वक्त की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में काफ़ी कुछ बदलाव बहुत अंतर देखने आ को गया मिल है, रहा है। बहुत अंतर। तो जब के ट्रीटमेंट और आज के ट्रीटमेंट में कितना फ़र्क देखने को मिलता है? आज का ट्रीटमेंट बहुत आसान हो गया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहले हम रूट कैनाल करते थे तो हाथ से करते थे, एक एक 1.5 घंटा हमको बैठना पड़ता था एक पेशेंट के साथ। आजकल मशीन्स आ गई हैं, तो वही हाथ का काम मोटर्स करने लगी हैं। माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं जो हमें आँख से देखना होता है। रूट कैनाल बहुत थिन, बहुत कृत्रिम क्रिया है, बहुत पतली पतली कैनाल्स होती हैं, मतलब आपके बाल बराबर की कैनाल्स होती हैं, उसके अंदर से हमको क्लीन करना पड़ता है। तो माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं जिसके थ्रू हम देख लेते हैं। पहले माइक्रोस्कोप नहीं थे, नेकेड आई से ही देखना पड़ता था सब कुछ। एक्सरेज पहले फिल्म में आते थे, डेवलप करना पड़ता था, अब सब डिजिटल आ गया है, टीवी मॉनिटर पे दिखने लगा है। अब काफ़ी पहले लेज़र्स नहीं थे, अब लेज़र आ गए हैं, कोई इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती। रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो गए इन चीज़ों के कारण। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं और हुई हैं। बिल्कुल, और दांतों को निकालने को लेकर जिस तरह से आपने बातों बातों में बात कही थी कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दांत निकालने की नौबत भी सामने आ जाती है, और ऐसे में दांतों की सफाई को लेकर भी अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि हम दांत साफ़ करवाएंगे किसी डॉक्टर से जाकर, तो कहीं ना कहीं दांत लूज़ ना हो जाए, हिलने ना लगें, या उसमें कोई और बीमारी ना लग ऐसा जाए। नहीं तो होता, इसको बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी जी। नहीं होता। ये एक गलत सोच है। दांत क्लीन करवाने में पहले दूसरी मशीन्स यूज़ होती थी, सन 60-70 से पहले, तब प्रॉब्लम्स रहती थी कि दांत सफाई करने से वो होता। अब आजकल सब जो मशीन्स आ रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी को डिटैच करती हैं दांत पे से। दांत पे कोई असर नहीं होता उनका। वाइब्रेशंस फील होते हैं तो पेशेंट को लगता है कि कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। कई बार दांत ऑलरेडी कमज़ोर होते हैं इतने ज़्यादा कि सफाई करने के बाद वो और हिलने लगते हैं, ऐसा होता है। बट वो ऑलरेडी कमज़ोर होते हैं, अगर दांत साफ़ नहीं किए गए तो वो और जल्दी गिर जाएंगे। मैंने कहा ना, ये भी
जानना ज़रूरी है कि कहाँ वो ट्रीटमेंट नहीं होना है। मैं 100% लोगों के लिए ये नहीं बोल सकता कि सबको सफाई कर लेनी चाहिए। कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहाँ क्लीनिंग नहीं करना है, तो ये जानना कि कहाँ पर नहीं करना है भी इम्पोर्टेंट होता है। लोग जो इन जनरल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो क्लीनिंग करने से, दांतों की सफाई करवाने से किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता दांतों को। जी, बिल्कुल। और जिस तरह से क्लीनिंग की बात आपने कही, और फिलिंग कुछ दांत जो ऐसे होते हैं कि फिलिंग से काम हो जाते हैं, तो फिलिंग को लेकर भी एक सवाल जहन में ये आता है कि फिलिंग भी कई तरह की डॉक्टर जो है बताते हैं कि ये इस कैटेगरी की है, इतने टाइम तक जो है आपको सपोर्ट कर सकती है, इतनी लाइफ जो है इतना टाइम तक आपको जो है सर्विस दे सकती है। तो वो उसको कैसे डिफाइन किया जाए, और जो मरीज़ को आप कैसे बताते हैं कि अगर फिलिंग की नौबत आ रही तो किस तरह का मटेरियल फिल करवाना है? देखिए, अगर डिके है, कैविटी है और वो कैविटी ऊपर ही है, अंदर रूट्स तक नहीं पहुंची, तो सिंपल फिलिंग से काम हो जाता है। अब सिंपल फिलिंग जो मैं बोल रहा हूँ, वो आपने जो बोला कैसे डिफ़ाइन किया जाए, डिफ़ाइन नहीं कर सकते। एक डिके कितना ज़्यादा है, वो कन्फाइंड है 4 वॉल्स में कि ज़्यादा फैल चुका है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी फिलिंग करना है। बेसिकली 2-3 प्रकार की फिलिंग्स होती है। एक सीमेंट्स होते हैं, फिर कॉम्पोजिट मटेरियल है जो टूथ कलर्ड है, दांतों के कलर का है, एक सिल्वर फिलिंग है, ठीक है। सिल्वर फिलिंग ब्लैक कलर की होती है। तो अगर आपका एस्थेटिक कंसर्न नहीं है तो आई बिलोंग टू ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स, जहाँ सिल्वर फिलिंग को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसकी लॉन्गेटिविटी सबसे ज़्यादा है। 50-50, 60-60 साल तक वो वहीं पर वैसे ही काम करता रहता है उसकी स्ट्रेंथ के कारण। लेकिन आजकल कुछ थोड़ा मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी को लेकर के क्वेश्चंस हैं, तो लोग प्रेफर कर रहे हैं कॉम्पोजिट पे जाना। लेकिन अगेन कॉम्पोजिट की उतनी ज़्यादा लाइफ नहीं है, लेकिन और स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा नहीं इतनी सिल्वर फिलिंग की है। मेरे समझ से सिल्वर फिलिंग बेहतर है कुछ केसेस में। लेकिन कहीं न कहीं बजट को लेकर भी आदमी थोड़ा बजट में संकुचित होता सिल्वर है फिलिंग कि इज़ जी, कंपैरेटिवली चीपर देन कॉम्पोजिट। बिल्कुल। और कहीं न कहीं नौबत ये भी आ जाती है कि दाँत पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, सड़ चुका है। आप अगर उस बीमारी को रखेंगे बजट देखते हुए कि अभी आज फिलिंग नहीं कराना, तो वो अंदर रूट्स तक जाएगा, रूट कैनाल और एक्सपेंसिव है, और ज़्यादा वो एक्सपेंसिव हो और जाएगा। जाने देंगे तो फिर दांत निकाल के वहाँ पे इम्प्लांट लगाना पड़ेगा, वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जितना आप बीमारी को रखोगे आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ाते ही जा रहे हो। सर बिल्कुल, एक चीज़ और देखने में आती है ख़ास करके लोगों में कि जो लोग तंबाकू का सेवन नहीं करते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, बावजूद उससे उनके दाँत पीले रहते हैं और दाँतों की जो जड़ें हैं, कहीं न कहीं वो काली-काली उनके ऊपर स्पॉट्स बने रहते हैं। तो उसका क्या रीज़न रहता है? मैंने सबसे पहले ये स्टेटमेंट बोला, ठीक से ब्रशिंग नहीं करना, जी, ठीक से साफ़ नहीं करना। गंदगी दांतों पे जमा हुई, आपने उसको साफ़ कर दिया। जी। आप साफ़ नहीं करेंगे तो वो परत दर परत बढ़ती जाएगी और वो इतनी मोटी हो जाएगी कि आपको ब्लैक लाइन या वाइट लाइन प्लाक दिखने लगेगा। जी, बिल्कुल। और दाँत जब निकलने की नौबत आती है तो कहीं न कहीं डॉक्टर इस बात को लेकर भी मरीज़ से कहते हैं कि आपको जो है अलग से दाँत बनवा कर लगवाया जा सकता है। तो वो कितनी क्वालिटी के होते हैं? क्या-क्या उसमें जो है मटेरियल यूज़ होता है, और किस तरह कॉस्टली पड़ते हैं या नहीं पड़ते? देखिए, दांत जी, निकलने के बाद लगवाना बहुत ज़रूरी है। लोग इग्नोर कर देते हैं कि एक इतने दांत हैं, एक दांत नहीं होगा तो चलेगा। उसमें होता क्या है, ओवर द लॉन्ग रन दांतों की कोई भी बीमारी हो तुरंत उसमें रिजल्ट नहीं देते। जी, ओवर द लॉन्ग रन कुछ सालों में आसपास के दांत उस जगह को गैप फिल करते हैं। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे का दांत पीछे, पीछे का दांत आगे, ऊपर का दांत नीचे, सब शिफ्ट होने लगते हैं। और जहाँ ये शिफ्टिंग क्रिएट होती है उस जगह पर वहाँ पे कॉन्टैक्ट जो है वो लूज़ हो जाते हैं, फिर वहाँ खाना पसने लगता है। तो एक दांत अगर नहीं लगवाएंगे तो कम से कम 3 दांत आपके और चले जाएंगे अगले 5 साल में कहीं न कहीं मिनिमम। दाँत। तो दांत लगवाना ज़रूरी है, पहला बात। अब वो दांत कैसे भी लगवाए, आप ब्रिज लगवाइए, आप रिमूवल पीडी लगवा लीजिए, आप निकलने वाले दांत रिमूवल जो होते हैं वो लगवा लीजिए, जो कि इसका कंप्लायंस बहुत बुरा है, लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए हम जनरली सजेस्ट नहीं करते। लेकिन वो कंपैरेटिवली चीप होते हैं, तो न लगवाने से कुछ लगवाना बेहतर है। फिक्स लगवाना चाहे तो उसमें ब्रिज लगवा सकते हैं, इम्प्लांट करवा सकते हैं। इम्प्लांट सबसे अच्छे होते हैं। अगर इम्प्लांट पॉसिबल है तो इम्प्लांट्स पे जाएं, इफ़ नॉट इम्प्लांट्स देन ब्रिज। ब्रिज भी नहीं लगवा सकते किसी कारण से तो वो रिमूवेबल जो निकालने वाले दांत हैं वो लगवाएं, लेकिन लगवाएं ज़रूर, उस जगह को खाली न छोड़ें, नहीं तो आसपास के दांत चले जाएंगे आपके कुछ साल में। मतलब कुछ पैसे बचाने के चक्कर में कहीं न कहीं बड़ा खामियाज़ा लोगों को भुगतना पड़ सकता है। तो दाँत एक खूबसूरत नेमत है ऊपर वाले की दी हुई, और इसी के आधार पर जो हम खाना चबाते हैं, जब खाना सही तरीके से चबकर हमारी बॉडी में जाता है तो उसके पोषक तत्व भी उसी हिसाब से मिलते हैं। तो ऐसे में दाँतों की सुंदरता, उसको स्वस्थ और हेल्दी बनाने को लेकर अंतिम में क्या कुछ मैसेज लोगों को देंगे? एक बहुत सिंपल सा मैसेज कि आप नहीं समझते कैसे केयर करना है, बिल्कुल। तो आप आसपास आपके डेंटिस्ट जो भी हैं नोन,
उनके पास जाएं, उनसे समझें। साल में एक बार चेकअप करा लें, क्योंकि हम खुद नहीं देख सकते मिरर में अंदर कहाँ क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो एक बार साल में डेंटिस्ट से मिलें। जब भी डेंटिस्ट के पास जाएं, इलाज करवाने या चेकअप कराने, अपना ब्रश लेके जाइए। मैं यहाँ पर उंगली से या हाथ से कैसे ब्रश करना नहीं बता सकता, तो बिल्कुल। आपका जो डॉक्टर है वो आपको ब्रशिंग तो सिखा सकता है एटलीस्ट, और आप सीखोगे, आप आगे के जनरेशन में पास ऑन करोगे उस चीज़ को। बिल्कुल। तो ब्रशिंग सीखें, साल में एक बार चेकअप के लिए जाएं, 2 चीज़ें। उसके बाद ब्रशिंग करना, पेस्ट करना, ये सब सबको पता है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज एनुअल चेकअप एक बार, जी। और जब भी चेकअप के लिए जाएं, ब्रश साथ में लेकर जाएं, क्योंकि ब्रशिंग सिखा दो। बिल्कुल। काफ़ी मैंने देखा है काफ़ी समझदार लोग, काफ़ी पढ़े, वेल ऑफ, सब ब्रशिंग करना नहीं आता। इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में यही सवाल किया था कि आखिर तो उसके लिए ब्रशिंग मुझे हाथ में मॉडल और ब्रश चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर विपल जोशी हमारे साथ रहे और काफ़ी खूबसूरत जानकारी उन्होंने दी, और आने के लिए, तो आपका वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हज़ार नेमतों की एक नेमत जो है दांतों को माना जा सकता है, क्योंकि ये हमारे जिस्म का एक खूबसूरत हिस्सा है, और जब दांत नहीं होंगे तो हम पौष्टिक आहार भी नहीं ले पाएंगे, और जब पौष्टिक आहार हमारे जिस्म में नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा न सिर्फ दांतों को भुगतना पड़ेगा, बल्कि पूरी बॉडी पर इसका असर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते एक छोटी सी बीमारी बड़ा आकार ले सकती है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अगर आपके चेहरे पर खूबसूरत स्माइल बरकरार रखना है तो दांतों को जो है केयर करनी होगी, और इसका एक सबसे साधारण और सस्ता इलाज है 2 टाइम ब्रशिंग करना, जो कि डॉक्टर साहब ने बताया है, और इसको अगर हम अमल में ले आए तो कहीं ना कहीं कई सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। और आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतनी, खबर का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।